ठीक है। हाँ, मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी गुड। तो अल्यूशन कहाँ है, कर्माडेक कहाँ है, सुंडा कहाँ है, साउथ सैंडविच कहाँ है, इन सब को आपको मैच करना है। ये गर्त है। गर्त मतलब जैसे दो प्लेट्स आपस में जब टकराती है ना, कन्वर्जेंस ऑफ टू प्लेट्स होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक प्लेट दूसरे के नीचे जाती है, तो वहां पर एक गहरी खाई का निर्माण हो सकता है, ट्रेंच। ठीक। जैसे मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरी लगभग 11,000 मीटर है, उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेंचेस है। ये सवाल आपका आ सकता है एग्जाम में। तो जरा दिमाग लगाओ, कौन सा कहां पर हो सकता है। किसी को आ रहा है कौन सा कहां पे? अल्यूशन, अल्यूशन कहां होगा? देखो, अल्यूशन एक आइलैंड है। मैं वैसे आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ये ये पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन में जब आपके पास, मैंने आपसे कई बार कहा भी है, जहां पर आप पढ़ाई लिखाई करते हो टेबल चेयर होनी चाहिए वहां पे। एक तो कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं पढ़ाई करने के लिए। एक तो टेबल चेयर जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे, लिखोगे मेंस में खास तौर पे, तो वहां पे टेबल चेयर की आदत होनी चाहिए। टेबल चेयर भी वैसी जो जनरली होती हैं। पेन भी वही होना चाहिए जो आप एग्जाम में लिखोगे। तो सारी चीजें आपके पास जो हथियार हैं वो वैसे होने चाहिए जो एग्जाम में काम आते हैं। और सामने एक मैप लगा होना चाहिए, वर्ल्ड फिजिकल का, पॉलिटिकल का। इंडिया का ना भी लगाओ तो भी चलेगा, मतलब लगाओ तो भी अच्छा है। कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो याद हो जाएगा धीरे धीरे आपको। देखते देखते काफी सवाल आपके उससे बन जाएंगे। जैसे मैंने कहा अल्यूशन है, तो आपके सामने अगर वो है, क्योंकि बार बार गूगल सर्च करना पड़ेगा, अब आपको नहीं कर सकते वो ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये नॉर्थ पैसिफिक है, ये पैसिफिक ओशन है। इसके आसपास अल्यूशन एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी कह सकते हो, आर्किपेलागो भी कहते हैं उसको। यानी यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो अल्यूशन यहाँ है, तो वो भी वहीं होगा उसी के आसपास। ट्रेंच मतलब खाई, ठीक है। तो अल्यूशन ग्रुप ऑफ काफी ज्यादा आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ऐसे द्वीप। तो ए का तो आपको क्या मिलेगा? नॉर्थ पैसिफिक। ए का 2 हो जाएगा इसमें, तो ए का 2 लगा लो आप आंसर। ठीक है। तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन। उसके बाद सुंडा। सुंडा कहां पे? सुंडा ट्रेंच। अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? सुमात्रा, जावा। तो इसके आसपास आपको एक जगह क्या मिलेगी? सुंडा, सुंडा गर्त। SUNDA, सुंडा। हमारे वहां का जैसा नहीं है, सुअर जैसा हो रहा है, सूंड जैसा हो रहा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम। तो इस एरिया में, तो सुंडा को आप कह सकते हो कहां पे? इंडियन ओशन। तो ए का क्या हो गया आपका? 2 हो गया, और सी का हो गया आपका ए। सी का 1, ए का 2। तो या तो ए होगा इसका आंसर, या तो बी होगा। अब लड़ाई छिड़ गई किसमें? ये देखो, बड़े अच्छे से क्लोज आंसर दिए इन्होंने। हालांकि मैं भी भूल जाता हूँ इनको, फैक्चुअल चीजें हैं ये, इसमें याद रहना बड़ा टफ होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार सारी चीजें आपको याद हो जाएं। तो इनमें से कोई एक आंसर लगाना है आपको, ठीक है। ए का 2 होगा, सी का 1 हो जाएगा। अब कर्माडेक कहां पे होगा, ठीक है, या साउथ सैंडविच कहां पे होगा? इस चीज को आपको देखना है और याद भी होना चाहिए। साउथ सैंडविच और कर्माडेक। सैंडविच खाई है आपने सैंडविच? ये देखो, ये साउथ अटलांटिक ओशन है। तो साउथ अटलांटिक ओशन के साउथ में एक आइलैंड है, साउथ सैंडविच आइलैंड है। यूके का वो पार्ट है, ठीक है। जैसे फॉकलैंड आइलैंड भी यूके का है, उसके जस्ट राइट हैंड साइड में आपको साउथ सैंडविच मिलेगा यहाँ पे। तो उसी के आसपास उसके ट्रेंच भी होगी, ठीक है। तो काफी जो दो दो चीजें आपको पता चल गई, आइलैंड कौन सा कहां पर है, ट्रेंच कौन सा कहां पर है, ऐसे। तो साउथ सैंडविच कहां पर है? साउथ अटलांटिक में, यानी डी का 4। तो डी का 4 कौन सा है? ये हो जाएगा। तो आंसर इज बी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा, ए नहीं, बी। ठीक है। अब ये काफी ज्यादा चीजें आपको मिल गई इसमें पढ़ने के लिए कि कौन सी चीज कहां पर है। आप नोट डाउन जरूर कर लो इसको कि कौन कहां पर है। तो कर्नाटक अपने आप कहां हो जाएगा? साउथ पैसिफिक, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। ये इसका आंसर है। और अगर आपके सामने अगर मैप टका हुआ, तो मैप जिसके पास नहीं है वो ध्यान रखे कि एक मैप ले आए मार्केट से। और मैप कभी भी हिंदी में ना लाए।
समझ गए? एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, नौकरी के चांसेस चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, इंग्लिश में ही ज्यादा होते हैं। वो अलग बात है कि आप संस्कृत से एमए कर रहे हो उसके बाद टीचिंग लाइन में जा रहे हो या हिंदी से कर रहे हो, अलग चीज है। इसके अलावा आपको हमेशा ही इंग्लिश का प्रॉफिट मिलेगा, ये सिस्टम का तकाजा है, ये अच्छी चीज नहीं है। हिंदी को भी बराबर वैल्यू मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पाई, तो अब इसके लिए या तो हम आंदोलन करें या तो हम अपने एग्जाम की ओर फोकस करें। तो फिलहाल तो हम एग्जाम की ओर फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि हिंदी में जब आप मैप लाओगे, एटलस लाओगे, या उसमें बहुत सारी चीजें अलग सी होती, कुछ इस टाइप से लिख देगा, सुंडा सैंडविच, ये आपको समझ में नहीं आएगा उसमें, वो इंग्लिश में साफ साफ लिखा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब पेपर आपका बनता है, जो एग्जाम में आता है, उस पर इंग्लिश में जो लिखा है वही मान्य होता है। हिंदी में अगर ट्रांसलेशन की गलती हो गई तो उसके लिए फिर कोई जिम्मेदार नहीं है, इंग्लिश का ही सही माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। किस महासागर में डायमंटीना खाई स्थित है? एक क्या है, ट्रेंच है जिसका नाम है डायमंटीना। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी से बताओ। फैक्चुअल सवाल है, किस इलाके में है डायमंटीना? क्या आंसर है डायमंटीना का? गूगल सुगल सर्च मत करना है, वो है तो पता चल ही जाएगा, बस सोचो कि कहां पर है। और अगर हाँ आपके पास मैप है तो आप मैप में देख सकते हो, वो अच्छी चीज है, क्योंकि और भी चीजें पता चलेंगे ना उससे। तो देखो मैं इस पे अगर है तो दिखा देता हूं, ग्लोब में मेरे पास इस पे सारी चीजें तो नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी ठीक है, जो जो होंगी मैं बता दूंगा आपको। तो डायमंटीना का अर्थ मतलब है यहाँ पे कौन सा वाला, आपने आंसर क्या दिया है? इंडियन ओशन, बिल्कुल सही बात है। ये साउथ इंडियन ओशन में आपको मिल जाएगी, साउथ ईस्टर्न मतलब ऑस्ट्रेलिया के जरा सा वेस्ट में है डायमंटीना। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो ये है आपका साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पे। पर्थ वर्थ है ना, जहां पे पर्थ भूमध्य सागरीय जलवायु जहां पाई जाती है, मेडिटेरियन क्लाइमेट जहां पाई जाती है, तो इसके इस साइड को आपको डायमंटीना ट्रेंच मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, डायमंटीना ट्रेंच। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ा जाए। डायमंटीना ट्रेंच नोट जरूर करें, आपको नई नई चीजें मिलेंगी जानकारी के हिसाब से। अगला सवाल, इसमें से भी वही चीज है कि कौन सी महासागर में सबसे गहरा स्थल, डीपेस्ट पॉइंट, या आप कह सकते हो ट्रेंच। ट्रेंच मतलब खाई, गर्त, कौन सी गर्त किस जगह पे है, इसके बारे में आपको पता करना है। तो जैसे पैसिफिक में कौन है, अटलांटिक में कौन है, इंडियन ओशन में कौन है, आर्कटिक में कौन है, ये सब सवाल आपके पास है। ठीक है, तो बताओ फिर। जावा, सुमात्रा, जावा नाम सुना होगा आपने, इंडोनेशिया में। यूरेशियन बेसन, तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए, यूरेशिया कहाँ है आपको पता होना चाहिए। मैरियाना ट्रेंच, सबसे गहरी खाई। प्यूटोरिको ट्रेंच, इसमें आप बताओ कौन सा कहां पर है। थर्ड का कौन सा आंसर होगा आपके पास, तीसरे का? अभी गुड मॉर्निंग हो रही 11 बजे किसी की, देखो जब हम उठेंगे तभी सवेरा होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। गुड मॉर्निंग इतनी लेट कैसे हो सकती है? सुधार लाओ, कुछ सुधार लाओ, सुधार लाओ। गुड मॉर्निंग कहना भी बवाल हो गया है इस देश में, है ना। देखो सिंपल सा सवाल है, जावा है ना, जावा, सुमात्रा जावा, तो सुमात्रा जावा कहां, इंडोनेशिया में। तो जावा ट्रेंच आपको कहां मिलेगी, इंडियन ओशन में मिलेगी, इधर पे। ठीक है, प्यूटोरिको, अटलांटिक ओशन, ये यहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच फिलीपींस जो आप बोलते हो, ये है ना, इसके जस्ट साउथ में यहाँ पे आपको मैरियाना ट्रेंच मिलती है, साउथ साउथ ईस्ट के आसपास। तो ये कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर ये। और आर्कटिक में यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया, आर्कटिक से लगा हुआ महासागर से, तो ये हो जाएगा। तो आप बताओ कौन सा होगा इसका, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो बी आंसर है क्या,
मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे चेक कर लेना आप, ए का 3 होगा कि नहीं, मैं भी गलती कर सकता हूँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं। बी का 4, हाँ ठीक है, सी का 1। तो आंसर आपने सही दिया सभी लोगों ने, गुड, ये आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, अच्छी बात है। ये ऐसे काम करो तब थोड़ा सा मजा आएगा। अब ये अगला सवाल, जेड स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। जेड धाराएं केवल उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। जेड धाराएं केवल उत्तरी गोलार्ध में होती हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा है, केवल कुछ चक्रवात और नेत्र बनते हैं, मतलब आई ऑफ साइक्लोन्स, आई ऑफ साइक्लोनिक सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ होता है ना, ये कह रहा है कुछ ही साइक्लोन्स होते हैं जिनमें आई ऑफ साइक्लोन बनता है, ठीक। तीसरा है, जो आई ऑफ साइक्लोन है के अंदर का तापमान आसपास के तापमान की तुलना में 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। आई ऑफ साइक्लोन आपको पता हो तो उसमें है ये। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ये ओनली 1 लिखा है उसमें इंग्लिश में, तो जरा सा दिमाग लगाओ, इसमें कौन सा आपको सही लग रहा है? सवाल अच्छा है, आ सकता है एग्जाम में। अभी तक के सवाल आपके थोड़े फैक्चुअल सवाल थे, ये वाला थोड़ा सा आपको समझने वाला सवाल है। 4th क्वेश्चन, आई ऑफ साइक्लोन जो है, चक्रवात की जो आंख है, उसमें तापमान बाहर की अपेक्षा कम होता है, ये स्टेटमेंट है। जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं या केवल उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं, ये भी एक सवाल है। और आई ऑफ साइक्लोन सभी में नहीं, कुछ कुछ में बनता है, ये स्टेटमेंट है। कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं। आंसर कौन सा होगा? देखो, आपने बी आंसर दिया, कौन सा सही है? तो वो भी ठीक है, किसी ने सी दिया। देखो, पहली बात तो ये है कि कौन सा करेक्ट है, ये पूछ रहा ना वो, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए तो आंसर नहीं आना चाहिए इसमें, तो ए तो नहीं दिया ना किसी ने। अगर ए आंसर किसी ने दिया तो अनर्थ हो जाएगा, इसका मतलब उसने पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी मेरी क्लास में। हाँ, कोई नया स्टूडेंट है तो अलग बात है। देखो, जेट धाराएं जो होती हैं वो केवल उत्तरी गोलार्ध में कैसे हो जाएंगी? सब ट्रॉपिकल जेट, सब पोलर या पोलर जेट, सब ट्रॉपिकल, सब पोलर, बताया था ना मैंने। तो जेट धाराएं खासतौर पे ये वाली दो यहाँ चलती है, नॉर्मली हम कहते हैं, और बाकी लोकल जेट्स भी होती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में भी चलेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी। जेट धाराएं मतलब लगभग 10, 12, 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली उच्च स्तरीय क्षोभमंडलीय पवनें होती हैं। हाई लेवल हाई स्पीड विंड्स इन अपर ट्रोपोस्फेयर, उसको हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। जेट का मतलब ये है तो बहुत तेज चलने वाली हवा, तो इसलिए आप कह सकते हो कि जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में होती हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इसका। दूसरा वाला स्टेटमेंट है चक्रवात। हाँ, अगर चक्रवात बढ़िया से बनता है, वेल सेटल्ड है, अच्छा खासा बनता है, उसके आसपास लो प्रेशर हो जाता है, ज्यादा बढ़िया डेवलप हो जाता है, तब जाके आई ऑफ साइक्लोन बनेगा। छोटे मोटे में नहीं भी बनता है, ठीक है, ये वाला सवाल ठीक है। चक्रवात की नेत्र के अंदर का तापमान आसपास के तुलना में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कम नहीं होता है, ज्यादा होता है। आई ऑफ साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सेंटर, समझ गए? चक्रवात का जो सबसे अंदरूनी भाग होता है, जहां पर हवाएं ऐसे आके ऊपर उठती हैं, मिलती नहीं है ऐसे। जैसे हम कहते हैं कि पानी को ऐसे घुमाते हो आप, तो पानी जब घूमता है ऐसे तो बीच में खाली होता है पानी, तो वैसे ही चक्रवात में भी हवाएं ऐसे जब घूमती हैं तो बीच का हिस्सा लगभग खाली रहता है, यानी लो प्रेशर सेंटर है, वहां पे हवाएं कम होती हैं, शांत क्षेत्र होता है, तो उसी को हम आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। और वहां पर तापमान कम नहीं होता है, ज्यादा होता है अगल बगल की, और शांत क्षेत्र होता है, बारिश भी कम होती है। क्यों होती है वो बताएंगे बाद में, अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं उसको, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है आई ऑफ साइक्लोन के बारे में और भी क्वेश्चन बने। तो ये भी गलत है आपका, तो आंसर इज सी, ठीक है। केवल दूसरा सवाल, दूसरा स्टेटमेंट सही है इसमें। चक्रवात के केंद्र पर सतही पवनें अंदर की ओर सर्पिल होती हैं। द सरफेस विंड्स स्पाइरल इनवर्ट्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। चक्रवात का जो केंद्र है, सेंटर जैसा आई है, उस केंद्र पर सतही पवनें अंदर की ओर सर्पिल होती। सर्पिल मतलब
सर्कुलर मोशन, स्पाइरलमेंट्स, ऐसे ऐसे घूमती है। दूसरा है वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है, एयर डिसेंट्स, नीचे उतरती है एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। तो ये कह रहा है कि क्या ABCD आप ये जानते ही हो हमेशा ही, उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको कौन सा आंसर होना चाहिए। हवा स्पाइरल करती है, क्या इस वजह से करती है कि हवा नीचे बैठती है, क्या हवा नीचे बैठती भी है कि ऊपर उठती है, इस पे आपको आंसर लगाना है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसका। दिमाग लगाओ जरा, कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपको लग रहा है कि ये सही होना चाहिए। सवाल अच्छा है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। देखो ये तो आपने सही किया, चलो मान लो चक्रवात के केंद्र पर सतही पवने अंदर की ओर, ये चक्रवात का लो प्रेशर सेंटर होता है, और ये यहाँ पे लो प्रेशर है, और बाहर की ओर प्रेशर कैसा होता जाता है, हाई प्रेशर होता जाता है। हमेशा हवा हाई प्रेशर से कहाँ जाती है, लो प्रेशर की ओर जाती है। हवा को जाना चाहिए सीधे सीधे, आप जानते हो, लेकिन हवा जाती नहीं है, वो टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी किसकी वजह से हो जाती है, ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, बताया था मैंने आपको। ये उत्तरी गोलार्ध में हवा दाईं ओर मुड़ जाती है, अपने जहां को जाना है उसके राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड की ओर, तो ऐसी इसलिए ऐसे ऐसे मूवमेंट हो जाता है। जैसे ये हवा, जैसे मैं हवा हूं उत्तरी गोलार्ध में, चक्रवात ये लो प्रेशर सेंटर है, मैं जहां हूं हाई प्रेशर सेंटर है, तो मैं अपने यहां से थोड़ा सा राइट ऐसे चले जाऊंगा, उधर वाली हवा थोड़ी राइट, तो इस वजह से ये फिर कोरियोलिस फोर्स की वजह से इसमें घूमने लग जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इक्वेटर पे आपको मैंने बताया था कि कभी भी चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन नियर इक्वेटर, क्योंकि वहां पर कोरियोलिस फोर्स या घुमाने वाला ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ वाला बल नहीं होता है, या नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, सर्पिलाकार होती है सेंटर के चारों ओर। दूसरा सवाल है, वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है, वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है, इस बात में कहां तक सच्चाई है। देखो होता क्या है, इसको समझो थोड़ा सा। जैसे मैंने आपसे कहा ये लो प्रेशर सेंटर है, ठीक है, मान लो ये बे ऑफ बंगाल है, ये बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात पैदा होता है तो हम कहते हैं कि वहां पे लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हो गया, तो समुद्र के ऊपर एक लो प्रेशर सेंटर है। तो जब हम कहते हैं कि वहां पर लो प्रेशर सेंटर है, तो उसके आसपास कैसा सेंटर होगा, हाई प्रेशर सेंटर, तभी तो उसको हम लो कहेंगे। मतलब यहाँ 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 सब जगह जितना प्रेशर है उसके मुकाबले इन जगहों पे प्रेशर और ज्यादा है, इस जगह पे उसके मुकाबले और भी ज्यादा है। इसको हम बोलते हैं आइसोबार, समदाब रेखाएं। मतलब अगर यहाँ पर हम कहते हैं 970 एयर प्रेशर है, तो यहाँ भी 970 970 970, ए लाइन कनेक्टिंग इक्वल एयर प्रेशर प्लेसेस, समान वायुदाब वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, समदाब रेखा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी समदाब रेखा, इधर भी समदाब, ये। अब हवा फाइनली कहां से कहां जाएगी, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, ऐसे जाना चाहिए हवा को, लेकिन जाती नहीं है, क्यों, कोरियोलिस फोर्स की वजह से वो थोड़ा सा दाईं ओर मुड़ जाएगी। अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो ऐसे हो जाएगी, पता ही है आपको, अगर ये सदर्न होता तो ऐसे होती। तो सर्पिलाकार होने की वजह ये है, कोरियोलिस फोर्स। तो हवा फाइनली फिर ऐसे ऐसे घूम के कहां उठेगी, ऊपर उठेगी, ठीक। तो ऐसे ऐसे घूमती है हवाएं, ऐसे हम 3D में नहीं बना सकता उसको, ऐसे। अब ये हवा जो है वो कह सकते हो कि आप कहां उठती हैं, धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठेंगी ये, ठीक है। अब ऊपर जाने के बाद जो चक्रवात बनेगा, फाइनली हवा ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे फैलती जाएगी, तो हवा ऊपर जाके डाइवर्ज हो जाती है, ऊपर जाके डाइवर्ज मतलब दूर चले जाती है ऐसे। नीचे सेंटर पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है हवा का, ऐसे आ रही हवाएं और आपस में ऐसे ऐसे घूम के ऐसे जाके बाहर की ओर फैल जाती है। तो यहां पर होता है कन्वर्जेंस, ऊपर होता है डाइवर्जेंस, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस मैप को ऐसे आपने दिखा दिया और आपने कहा कि भैया ये तो आइसोबार्स थे, इस पे जो हवा चली वो ऐसे इस टाइप से घूमने लग गई। अब यही चीज हवा ऊपर उठती है ऐसे घूम घूम के, और फिर यहां से ये हवा डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, डाइवर्ज हो जाती है दूर, मतलब नीचे नहीं आएगी, तभी तो लो प्रेशर बनेगा। ये लो प्रेशर सेंटर ऊपर उठ रही है, एक ही डायग्राम है सब ये। अब होता क्या है कि जस्ट इसके ऊपर जहां पे नीचे आई ऑफ साइक्लोन है, यही क्या है, चक्रवात की आंख, इसी को बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, सेंटर ऑफ द अर्थ, जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। तो आई ऑफ साइक्लोन में हवाएं मिलती नहीं है, उसके आसपास से ऐसे करके घूम जाती हैं ऐसे। तो आई ऑफ साइक्लोन जस्ट लाइक पानी को जब आप घुमाते हो ना टब में, तो पानी चारों ओर घूमता है लेकिन बीच में खाली होता है,
तो वैसे आई ऑफ साइक्लोन में हवा कम होगी, बाहर की अपेक्षा टर्बुलेंस नहीं होगा, ऐसे ऐसे हवाएं चारों ओर घूमेंगी, बीच वाला हिस्सा लगभग खाली होगा। तो ऐसे में इसको आई कहते हैं। अब होता क्या है कि यहां पर डाइवर्जेंस हो रहा है, इधर उधर हवा जा रही, लेकिन जस्ट इसके ऊपर, बहुत ऊपर जाके हवा जब ठंडी हो जाएगी तो वह हवा कुछ मात्रा में ठंडी होके कहां बैठती है, नीचे, ये यहां पे नीचे बैठेगी। तो आई ऑफ साइक्लोन में हवाएं नीचे बैठती हैं, क्यों? क्योंकि वो ठंडी होती है। तो ठंडी हवा ऊपर है, यहां जाके नीचे बैठेगी। तो जब हवा नीचे बैठेगी तो नीचे बैठने से क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, बड़ा अच्छा सवाल है, बाकी उसमें भी आ सकता है। तो हवा ठंडी हो गई, ठंडी होगी कहां बैठती है, नीचे बैठती है। क्यों बैठेगी? क्योंकि ऊपर ठंडा है। तो बाकी हवाएं तो निकल जाती हैं, ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो ऐसे फैल जाएंगे, लेकिन कुछ हवा नीचे बैठने लगती है। तो जैसे जैसे थोड़ी मोटी हवा नीचे बैठेगी तो नीचे बैठने वाली हवा का टेम्परेचर, इस हवा का टेम्परेचर नीचे बैठने में ज्यादा होगा या कम? टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा यहां आते आते कि कम हो जाएगा, ये आपको आंसर देना है। दूसरा सवाल है, जैसे जैसे हवा नीचे बैठेगी टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम, ये आपको मुझे बताना है। तो हवा तो नीचे उतरती है, ये तो स्टेटमेंट सही हो गया आपका, अभी जो पढ़ाया था। अब वो उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो आप ये बताओ नीचे क्यों बैठती है, तो पता चलेगा क्योंकि ऊपर ठंडी है, ठंडी हवाएं कहां बैठती है, नीचे, भारी हो जाती, नीचे बैठती। अब ये जैसे जैसे नीचे बैठेगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कि हवा का, या कम होता जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज यहां पे, इसका आप मुझे लिख के बताओ। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? गुड, ये आंसर आपने दिल खुश करने वाला दिया है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हवा ऊपर जाती है तो हवा फैलती है, जैसे जैसे हवा फैलेगी उसका तापमान कम होता जाएगा, मैंने कई बार आपको बताया। और जैसे जैसे हवा सिकुड़ेगी उसका तापमान ज्यादा होता जाएगा। जैसे आजकल आप कैसे सोते हो, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है। आजकल हम पैर वैर सरवर सब एक साथ मिला के सोते हैं, कुत्तों को देख लो आप, सब एक साथ फोल्ड करके सो रहे हैं। और जैसी गर्मी होती है तो हम सब ऐसे सोते हैं। जब आप नहा के आ रहे हो ना, आजकल कोई ऐसा कहता है आज बहुत ठंडा है भाई, ऐसा कोई नहीं करेगा। ठंडे में आप खुद ही सिकुड़ जाते हो, गर्मी में आप खुद ही कहते हो बहुत गर्म चल रहा है। तो मतलब वही चीज है, जब हवा है इतने टेम्परेचर में थी, यानी सॉरी इतने वॉल्यूम में थी हवा, आप कह सकते हो कोई हवा इतने वॉल्यूम में है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। वही हवा गर्म होने के बाद अगर वो इतने में फैल जाती है, फैल गई, तो क्या उसका तापमान 30 रहेगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वो उतने बड़े एरिया को अब गर्म कर रहा है। जैसे छोटे कमरे में एक हीटर लगाओ और उतने ही वॉट का हीटर एक बड़े कमरे में लगाओ, जल्दी गर्म कौन होगा? छोटा वाला फील होगा आपको, वही चीज है। तो जैसे जैसे हवा गर्म होती है फैलते जाती है, ठंडी होती जाती, जैसे हवा ठंडी हो जाएगी सिकुड़ेगी तो वो गर्म होती जाएगी। इसको बोलते हैं एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान में रुदोष्म दर के हिसाब से परिवर्तन आता है। न तो हीट बाहर से ली जा रही है न दी जा रही है, हीट में या टेम्परेचर में चेंज आ रहा है ड्यू टू द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन, मतलब फैलने से और सिकुड़ने से चेंज आता है, तो उसको रुदोष्म दर कहते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। तो टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, ठीक है। अब ये बताओ, अब टेम्परेचर, अब ये सवाल समझ में आ गया आपको? ये जो ये वाला क्वेश्चन था जिसको मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था इसको आने वाले क्वेश्चन में करेंगे, आगे सवाल होगा, बताया था ना। चक्रवात के नेत्र के अंदर का तापमान आसमान की तुलना के में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कम नहीं होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होगा तभी तो हवा गर्म होकर कहां उठेगी? गर्म। तो ज्यादा होता है, ठीक है ना। बारिश भी कम होगी। क्यों बारिश कम होगी? क्योंकि हवा कहां बैठ रही है? नीचे। ना के बराबर बारिश होगी। बिल्कुल क्लीन वेदर रहेगा, स्टेबल वेदर कंडीशंस होंगी, क्योंकि हवा नीचे बैठती है। जब भी हवा नीचे बैठेगी वेदर कंडीशंस क्लीन मिलेंगी आपको, ठीक है। ओके, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, तीसरा वाला जो पहला किया था हमने। और ये अब वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? हवा जो है, सरफेस विंड स्पाइरल इनवर्ट्स, अंदर की ओर जाती हैं और हवा ऐसे ऐसे घूमती है। वो इस वजह से स्पाइरल होती हैं कि हवा नीचे बैठती है। तो फिर अकल लगाओ। अयान का आंसर सही है इसमें।
हे भगवान, भावना तो बेहोश हो चुकी है ये लड़की। इसने पहले सी आंसर दिया, फिर गलत करके ए आंसर दिया, फिर से सी में आ गई है। उठा लो। किसको? जब दिमाग नहीं चल रहा है तो दिमाग को उठा लो, इंसान को नहीं। सी आंसर कैसे हो जाएगा भाई? सी आंसर तो तब होगा ना जब आर इज फॉल्स होगा। आर जो है गलत है। ये गलत कहां है? ये तो सही है। तो सी आंसर देने वाले कैसे, मतलब अनर्थ हो गया है ये। हवा तो नीचे बैठी रही है, हैं? तो ठीक है ना? हाँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उसको, दोनों सही है। चलो ठीक है, दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपके? तो इसीलिए चक्रवात की जो आंख होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, उसमें आपको बारिश भी नहीं मिलती है और उसमें तेज हवाएं भी नहीं चलती। बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है, लगभग 8-10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो सकता है। तो यहां पर मौसम एकदम शांत रहेगा। शांत क्यों रहेगा? क्योंकि हवा नीचे उतरती है। जब भी हवाएं ऊपर उठेंगी तब बारिश होगी, तेज हवा चल सकती है। जब भी हवा नीचे बैठेगी प्रति चक्रवाती दशाएं, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं, रिवर्स ऑफ साइक्लोनिक कंडीशंस। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ेंगे। अब ये तो सवाल ठीक ठाक है, सही आपने पढ़ा होगा। देखो, मैच द फॉलोइंग, ये फैक्चुअल सवाल है। फैक्ट वाले सवाल तो जल्दी बन जाते हैं। चलो बताओ फिर। विली विली, गिली गिली, हरिकेन, टाइफून, बेजियो, ये चक्रवातों के नाम हैं। किस देश में इन चक्रवातों को किस किस नाम से पुकारा जाता है, ये आपका सवाल है। ठीक है, कि किस कंट्री में कैसे कैसे होते हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। अब कुछ तो चक्रवात इस नाम से जाने जाते हैं, फिर इसके भी अलग अलग है। जैसे हरिकेन में कई अलग अलग कैटेगरी के साइक्लोन आते हैं, जैसे कैटरीना है, मिल्टन आया था अभी हाल में, टाइफून्स है। जैसे हमारे यहाँ चक्रवात आते हैं, हम कहीं भी कोई कहते हैं कि फेलिन आ गया, जूनिफर आ गया, नीलम आ गई, ऐसे बोलते हैं। छठे का कौन सा आंसर होगा? बी आंसर कह रहे हैं कुछ लोग। क्या बी हो सकता है भाई? आंसर लगाओ, आंसर लगाओ फटाफट। हरिकेन्स, ये तो बहुत ही फेमस साइक्लोन है। हरिकेन अमेरिका, यूएस में, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन आइलैंड्स में, इस एरिया में। इसीलिए मैं कहता हूं नोट डाउन किया करो, घर में जाके पढ़ा करो थोड़ा सा। कई बार ये चर्चा हो चुकी है हरिकेन्स की। यहां पर जो तूफान आता है, फोर्ड एक गाड़ी आती थी ना पुरानी, फोर्ड की एंडेवर एक गाड़ी थी पुरानी वाली एंडेवर, उसके दरवाजे पे लिखा रहता है हरिकेन। फोर्ड अमेरिका से, हरिकेन मतलब पावरफुल चीज। तो हरिकेन यूएस से रिलेटेड है, जो कैरिबियन आइलैंड्स और साउथ ईस्ट ऑफ यूएसए में, फ्लोरिडा के आसपास इंपैक्ट डालेगा। विली विली, गिली गिली भी नाम किया था मैंने, गिलक्रिस्ट के नाम से, मतलब वो भी खतरनाक बैट्समैन हुआ करता था एक जमाने में, आप ऐसे याद कर सकते हो। विली विली ऑस्ट्रेलिया में है। टाइफून्स हमेशा चाइना, जापान, फिलीपींस के आसपास। ठीक है, चाइना जापान सी, यानी भारत के, जिसका भारत के बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स पे भी इंपैक्ट पड़ता है, ये वाला। ठीक है, वियतनाम है, चाइना है, जापान सी है, ये सब, इसको टाइफून कहते हैं। बेजियो, ये नाम आपने कम सुना होगा, ये है फिलीपींस का। ये आ सकता नाम, काफी कम पॉपुलर नाम है बाकी की अपेक्षा। तो बताओ फिर कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? आंसर आपने कैसा लगाया था? गुड, बी आंसर लगाया आपने, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। इसमें ये याद रखना, ये वाला। अब जैसे एक बार पढ़ लिया ना, इसको याद हो जाना चाहिए। मैंने फोर्ड का एग्जांपल दे दिया आपको। गाड़ी वाड़ी में इंटरेस्ट हो सकता है आपको, क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है विली विली गिली गिली के नाम से, कहीं तो इंटरेस्ट होना चाहिए जिंदगी में। ससुराल में इंटरेस्ट हो सकता है। यही मान लो कि ससुराल में सास का नाम क्या है? टाइफून है, यही मान लो। और वो कहां रहती है? चीन में। आगे पढ़ो। सवाल है, समुद्र के पानी के दिन में 2 बार अनुक्रमबद्ध वृद्धि और गिरावट को ज्वार कहते हैं, यानी रिदमिक, यानी किसी खास टाइम पे राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इज कॉल्ड टाइड्स। ठीक हो गया। दूसरा सवाल है, ये जो टाइड्स होते हैं, इसका आने का कारण है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पुल करता है बाय द सन एंड द मून, जो अर्थ पे लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये आता है।
तो बताओ फिर क्या आंसर होना चाहिए? राइट आंसर क्या होगा इसका? ये सवाल तो आपको आता है वैसे, क्योंकि आप बचपन से ज्वार भाटे के बारे में सुनते आ रहे हो, टाइड्स के बारे में। तो क्या जैसा आंसर होगा इसका, जरा बताओ, दिमाग लगाओ। सेवंथ का कौन सा आंसर होना चाहिए? कंसेप्चुअल सवाल है। सेवंथ का आप लोग कह रहे हो बी आंसर होना चाहिए, कह रहे हैं दो महानुभाव। क्या होना चाहिए? बी का मतलब हुआ ओनली टू इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, ये मतलब हुआ इसका। समुद्र के पानी में दिन में 2 बार राइज एंड फॉल, फॉल ऑन ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड ए टाइड। हाँ, ये तो सही चीज है, चलो ठीक है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाए गए मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार का कारण बनते हैं। ये सही बात है। जैसे मून होता है ना, सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो पानी को क्या करता है? पुल करता है, खासतौर पे मून का। तो पानी खिंचता है, ठीक। तो पानी खिंचता है तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइड्स कहते हैं, ठीक। अब देखो कैसे, ये पहले वाले स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो होता क्या है, जैसे अब टाइड्स का एक्चुअल रीजन, एक्चुअल मतलब 100%, जैसे हम जानते हैं ना कि फिजिक्स के लॉज के बारे में हम 100% जानते हैं, न्यूटन्स के लॉ के बारे में जानते हैं, लेकिन टाइड्स के बारे में अभी भी 100% श्योरिटी नहीं है कि ये वजह यही है। वजह तो ठीक है, लेकिन कौन कहाँ ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, इसमें थोड़ा सा बड़ा बवाल है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इस पे रिसर्च की, न्यूटन जैसे लोग इस पे फ्लॉप हो गए, समझ लो। न्यूटन भी सक्सेसफुल नहीं रहा टाइड्स के बारे में, उसमें भी उसने जो थियरी निकाली उसमें भी कुछ कुछ कमियां रह गई। तो ऐसा मान लो कि पानी है हर जगह, तो पहले जब हम मान लेते हैं तो फिर मामला वैसे ही खराब हो जाता है। तो होता क्या है कि मान लो ये क्या है, ये सन है, आप ऐसे भी देख सकते हो। जैसे अब सिर्फ मून को ले लो, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है इस वजह से, तो मून को ले लिया हमने, और ये मान लो अर्थ है। तो अर्थ में ये सपोज अर्थ है, तो ग्रेविटेशनल पुल किसका है? मून का। अब ये पूरी अर्थ है, तो अर्थ का मान लो ऐसे सोचो कि अर्थ के इस वाले हिस्से पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है? ज्यादा, ठीक है। इस वाले हिस्से पे ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा लगेगा क्योंकि नजदीक है, और ये वाला पार्ट इसका दूर है। तो कहने का मतलब है, तो क्या पानी इधर को खींच सकता है? खींचेगा। तो यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो मून के द्वारा लगाया जा रहा है, बाहर की ओर लगने वाला बल, वो ज्यादा होगा, तो एक बल्ज टाइप का आ जाएगा यहाँ पे, यानी पानी में एक खिंचाव जैसा पैदा हो जाएगा ऐसे बाहर की ओर, हम कहेंगे टाइड आ गया, ठीक है, ज्वार आ गया। लेकिन ठीक उसी समय जस्ट अपोजिट ऑफ दिस पॉइंट, यहां पर भी एक बल्ज यानी ऐसे बाहर की ओर निकलेगा, उसको बैलेंस करने में। क्यों? यहां पर मून के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो मैक्सिमम है क्योंकि मून सबसे नजदीक है। लेकिन अर्थ के दूसरे साइड में जो फोर्स है वो मिनिमम है, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, क्योंकि दूर है। तो इसको बैलेंस करने के चक्कर में कुछ पानी जो है बैक मारेगा इसमें। ये ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स में डिसबैलेंस हो गया बहुत ज्यादा, समझ गए ना। तो यहां अगर मून है, ये मून है, तो ये अर्थ है, तो यहां पर ये जो पुल है, ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स, या कह सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो यहां से बाहर की ओर लग रहा है, अब सारी बल वो मैक्सिमम लगेगा यहाँ पे। इसके कंपेरिजन में इधर जो जस्ट अपोजिट साइड है वहां पे मिनिमम होगा। तो यहां पर आएगा डायरेक्ट टाइड, यहां पे क्या आएगा? डायरेक्ट टाइड आएगा ड्यू टू द मून। यहां पर इनडायरेक्ट टाइड आएगा, वो भी मून की वजह से ही आ रहा है क्योंकि वहां ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मतलब ये इधर को खींचेगा, अर्थ के द्वारा जो बैक मारा जाएगा फोर्स इस हिस्से में, क्योंकि वो बैलेंस बिगड़ गया है दोनों का, तो इसलिए इस हिस्से में भी पानी बाहर जाएगा, इस हिस्से में भी पानी कहां जाएगा? बाहर जाएगा। तो यहां भी टाइड आएगा, तो यहां भी टाइड आएगा, दोनों जगह क्या आएगा? टाइड आता है। अब दोनों जगह टाइड आ गया, जैसे आप अपने गालों को खींचो, ये पूरा टाइड है, तो इधर का हिस्सा और मुंह का हिस्सा पिचकेगा ना ये, तो कहीं ना कहीं पानी का लेवल नीचे जाएगा। तो कहा जाएगा कि इधर और इधर के हिस्से में पानी का लेवल नीचे जाएगा। तो इसको नॉर्थ पोल साउथ पोल मत लेना आप, मतलब अगर यहां पानी खींचा और तो यहां भी खींचेगा, क्यों खींचेगा बता दिया मैंने, बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन इस साइड और इस साइड दोनों में पानी में कमी आएगी, जल तल नीचे जाएगा, वाटर लेवल नीचे जाएगा, विच इज कॉल्ड एब, जिसको हम कहते हैं भाटा। तो यहां भी ज्वार, यहां भी ज्वार, इधर भाटा इधर भाटा, तो दो दो जगह। फिर अर्थ रोटेट करेगी, तो हर 12 घंटे 25 मिनट के बाद या 26 मिनट के बाद एक दूसरा ज्वार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मून खिसक जाता है थोड़ा सा, तो
कितनी बार आया? लगभग 2 बार। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट कौन सा होगा? ठीक है, तो आंसर 2 बार आएगा, तो पहला वाला भी इसमें सही आंसर है आपका। ऐसे करके 2 बार अनुक्रम वृद्धि और गिरावट को ज्वार कहा जाता है। ठीक है, अब वो कुछ लेट, देर से आता है, लेट से आता है, वो बात अलग है। रिदमिक मतलब होता है एक फिक्स टाइम पे आएगा वो। आगे बढ़ा जाए, आंसर इज सी। नेक्स्ट, ज्वार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क के रूप में उत्पन्न होते हैं। ज्वार कैसे होते हैं? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क के रूप में उत्पन्न होते हैं। टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड एज ए ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ऑफ द अर्थ, मून और सन, तीनों के बीच में अंतक्रिया होती तब आते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन टाइड्स, मतलब जो पानी का वितरण है, कहीं ज्यादा कहीं कम है, कहीं है ही नहीं, तो उसका ज्वार भाटे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा सवाल है, चंद्रमा की ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाली शक्तियां सूर्य से दुगनी प्रबल होती हैं, मतलब उनकी ज्यादा होती है। तो दुगनी पे मत लो आप, दुगनी होती तिगुनी होती, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। आप इस सवाल को ऐसे करो कि ज्यादा होती है, ज्यादा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे ज्यादा होती है। ये कह रहा है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो होती है स्ट्रांग होती है। अब बताओ, बिल्कुल सही बात है। देखो पहला तो सही है, इंटरेक्शन होता है उसमें। अब ये कैसे सही हो सकता है? प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ता है तो कैसे नहीं पड़ेगा बताओ? यही तो टाइड्स को किसी को समझ में नहीं आया ना। मैंने क्या कहा, कहीं पर पानी है, उसके जस्ट अपोजिट साइड मान लो जमीन है, तो फिर कैसे टाइड आएगा? तो इसी को तो लोग, साइंटिस्ट लोग अभी पूरे तरीके से नहीं समझ पाए, हम ही नहीं, बड़े बड़े महारथी भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक। तो ठीक है, पानी का प्रभाव तो पड़ेगा ना। और तीसरी चीज, मून का अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है वो सन से ज्यादा होगा प्रभाव उसका। क्यों? क्योंकि मून नजदीक है, सन बहुत दूर है। वैसे तो सन का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मून के नजदीक होने की वजह से ज्वार भाटा का जो मेन रीजन है, पानी के खिंचाव का मुख्य कारण मून का अट्रैक्शन फोर्स होता है। दोनों ऑप्शन में हो तो मून एंड सन लिखेंगे, लेकिन अगर कहा जाए कि मून अलग से ऑप्शन में आए, सन अलग से ऑप्शन में आए, तो मून ज्यादा होगा, चंद्रमा ज्यादा होगा, लेकिन होता दोनों का है। ठीक है, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया, वेरी गुड, आंसर इज बी। महासागरों में उच्च ज्वार निम्न ज्वार के निर्माण के कारण क्या है? ये तो सवाल ठीक ठाक ही लग रहा है। कह रहा है कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हाई टाइड्स, लो टाइड्स फॉर्मेशन ऑफ द ओशंस। उच्च ज्वार निम्न ज्वार जो आता है वो किस वजह से आता है, क्या कारण हो सकता है? जरा दिमाग लगाओ। ये बात भी ठीक है, ऊंचा ज्वार नीचा ज्वार। एक डी वाला सवाल है, ड्यू टू द ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर की ओर लगने वाला बल, अंदर की ओर लगने वाला बल, कौन सा होगा? डी होगा कि सी होगा? डी होना चाहिए कि सी होना चाहिए? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून। सी भी सही है, सी तो सही है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सी जो है वो बिल्कुल सही है टाइड्स के लिए। लेकिन वो कह रहा है कि कॉजेज ऑफ हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाई टाइड एंड, देखो अब डी वाले आंसर को देखो आप, ड्यू टू द ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का मतलब क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण। अब ग्रेविटी किसके पास है? ग्रेविटी कोई सी के पास तो है नहीं, ग्रेविटी है तुम्हारे मून के पास, अर्थ के पास और सन के पास। तो डी वाला आंसर। और सेंट्रीपिटल फोर्स आपको बताया था मैंने, जो केंद्र की ओर लगता है, और है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कहां की ओर लगता है? अंदर की ओर, बाहर की ओर लगता है। तो डी आंसर में कोई दिक्कत? हालांकि सवाल ऐसा ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है, इसने इसको ज्यादा ही कंफ्यूज कर दिया है। लेकिन अगर आप 90 का सवाल देखो तो सी आंसर तो आपका बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं, आपने सी आंसर दिया, विच इज वेरी गुड, वो ठीक है। लेकिन जो डी वाला आंसर है, ड्यू टू द ग्रेविटेशन, जब हम ड्यू टू द ग्रेविटेशन कहते हैं उस पे तो सी आ गया ना। ड्यू टू ग्रेविटेशन जब हम कह रहे हैं तो ड्यू टू ग्रेविटेशन मतलब कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सन एंड मून, तो डी में वो समा गया पूरा। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जो अंदर की ओर खींच रहा है, भाटा वाला, पानी को नीचे गिराने वाला। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की ओर लग रहा है, तो कई बार पानी का तल ऊपर हो जाएगा
कई बार पानी का तल नीचा हो जाएगा। तो क्या उसमें अंदर बाहर लगने वाले बल में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ सकते हैं कि नहीं? डी आंसर का क्या ख्याल है आपका, डी वाले का? हालांकि आंसर सी ठीक है आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आंसर सी इज परफेक्ट, लेकिन जब उसने खुजली कर दी ना वहां पे, डी कैसा लग रहा है आपको? ऐसे हालातों में क्या होगा? हाँ देखो, सेंट्रीफ्यूगल की बात तो ठीक है। अब जैसे अयान का आंसर है इसमें, ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल तो होगा, सेंट्रीफ्यूगल तो होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल ना होगा। हाँ, सेंट्रीपिटल का मतलब यहां पे है जो कहां की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर, जो कहां की ओर, सेंटर की ओर लग रहा है। ये भी बात बिल्कुल सही है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की ओर लगने वाला बल और अंदर की ओर लगने वाला बल। लेकिन अगर जो बल है, पूरा का पूरा जो बल है वो बाहर की ओर ही लग जाए पूरा का पूरा, मतलब तो क्या पानी छिटक सकता है? मतलब मून के से बाहर चला जाए पानी, अर्थ से बाहर चला जाए, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही पूरा ना हो, अर्थ उस पर काउंटर अटैक में सेंट्रीपिटल ना लगाए, तो क्या पानी छटक जाएगा, पूरा चला जाएगा वहां अंदर? तो ग्रेविटी में बैलेंस तो होना चाहिए ना, यानी मून की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी में इतना बैलेंस होना चाहिए कि कोई भी चीज अपनी ओर खींचे ना। तो एक बैलेंस बनाया गया है कि बेटा कुछ ही खींचेगा, बहुत ज्यादा नहीं खींचेगा। और जब टाइड्स की बात आएगी, वो तो टाइड का मतलब होता है पानी का जल तल कहाँ हो जाना, ऊपर, पानी का जल तल ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब भाटे की बात आएगी, जिसको हम कहते हैं लो टाइड्स या निम्न ज्वार, या जहां पे एब कहते हैं, जिसको हम पानी का लेवल नीचे की ओर खिसकेगा, क्या वहां पर कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स या केंद्रीय ओर बल या केंद्र की ओर बल का प्रभाव पड़ेगा? सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, क्या सवाल लगाना चाहिए इसमें, बताओ आंसर, क्या मन कर रहा है आप लोगों का? हाँ, मेरे हिसाब से भी सी ठीक है, वो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल वाला है। अब सेंट्रीपिटल को आप किस हिसाब से एक्सप्लेन करने वाली बात है, बाहर की ओर। हाँ, अगर वो बैलेंसिंग हिसाब से कह रहा है कि जैसे सेंट्रीपिटल तो अंदर की ओर अर्थ तो खींचेगी ना पानी को, नहीं तो छटक जाएगा पानी बाहर, तो उस हिसाब से डी भी सही हो सकता है ना? तो वही चीज है, इसीलिए मैं इसमें कह रहा हूं कि थोड़ा सा माथापच्ची वाला सवाल है। ठीक है, इसको है। और कई बार क्या होता है कि जैसे ऑप्शन में जो लंबा वाला आंसर होता है ना, वो ज्यादा सही होता है। मैं इसको परफेक्टली नहीं कह रहा, लेकिन कई बार जब आप ऐसे सीधे सीधे आंसर लगाने होते हैं ना, उसमें जो जैसे थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा लिखा होता है वो भी सही होता है। पीसीएस में ये तुक्का काम चलता है कई बार। ठीक है, हाँ, वो कंफ्यूजन है आपका, ठीक है, सेंटीमीटर को देख के, लेकिन वो दूसरे संदर्भ में कहेगा तो फिर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। उच्च ज्वार 12 घंटे और 25 मिनट के अंतराल पर आते हैं। हाई टाइड्स जो हैं, द फॉलो एट इंटरवल्स ऑफ 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स। सबसे कम आयाम वाले ज्वार को बसंत ज्वार के रूप में जाना जाता है। ये सवाल अगर आपको आता है तो बताओ, नहीं तो मैं बता देता हूं उसको। द टाइड्स विथ लोएस्ट एम्पलीट्यूड आर नोन एज स्प्रिंग टाइड्स। बसंत ज्वार, बसंत ज्वार का मतलब ऐसा नहीं कि बसंत के महीने में आएगा। इसका आंसर क्या होगा, देखो, हाई टाइड्स फॉलो द इंटरवल्स ऑफ, मैं इसको बता देता हूं आपको क्या मतलब है। देखो है क्या ना, जैसे मान लो ये मून है, अब हमने कहा कि अर्थ में कोई पॉइंट पी है और अर्थ का ये पॉइंट क्यू है। ठीक है, ये देखो ऐसे ले लो, हम कह रहे हैं कि यहां का जो पॉइंट है वो पी पॉइंट है और इसके पीछे वाला पॉइंट कौन सा है, क्यू है। ठीक, अब होगा क्या कि ये पी पॉइंट क्यू पर, पी क्यू पर और क्यू पी पर, मतलब पी वाला हिस्सा 12 घंटे में क्यू पे पहुंच जाएगा और क्यू वाला 12 घंटे में पी पे पहुंच जाएगा। होगा ना ऐसा, एक रोटेशन जब होगा 12-12 घंटे में आधा आधे में पहुंच जाएंगे। तो मतलब ऐसे और ऐसे कह सकते हो आप। अब इसको एक चीज ध्यान देना आप लोग, ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ का ऐसे घूमने वाला है। कई बार लोग ऐसे समझते हैं इसको, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल समझ लेना, गलत है। किताब में ऐसे ही बना हुआ, लेकिन ऐसे मत समझना इसको। पी यहां है, उसके जस्ट अपोजिट क्यू है, तो पी क्यू पे 12 घंटे में और क्यू पी पे लगभग 12 घंटे में पहुंच जाएगा। अब हमने कहा कि मून सबसे नजदीक पी के है, तो मून पे क्या होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस पे लगेगा, पी पॉइंट पे।
तो P पे लगेगा, तो अभी बताया था मैंने, तो पानी बाहर की ओर खींचेगा, तो बल जैसा बनेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या आ गया, टाइड आ गया। तो P पॉइंट पे टाइड आ जाएगा। उसको बैलेंस करने के चक्कर में अर्थ कहाँ की ओर जोर लगाएगी, बाहर की ओर लगाएगी, बैलेंस गड़बड़ा गया, तो यहां भी टाइड आएगा। तो एक ही जगह पे P और Q पे टाइड आया, और यहां पे उसके अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा, एब यानी भाटा आ जाएगा, पानी का जल तल नीचे चला जाएगा। अब ये सवाल पूछ रहा है कि किसी भी जगह पे P पॉइंट पे एक टाइड के बाद दूसरा टाइड कितने घंटे में आएगा, 12 घंटे में आना चाहिए। वैसे P Q पे और Q P पे कितने घंटे में, 12 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन मतलब 12 घंटे बाद टाइड आना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ मून। यानी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्योंकि हमारा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। ये जो चंद्रमा है वो 7.5 डेज, लगभग 27.5 दिन में एक राउंड लगा देता है, किसके, अर्थ के। मानी अर्थ अपने रोटेट कर रही है, अर्थ रिवोल्यूशन ऑफ सन भी कर रही है, लेकिन उसी में चंद्रमा भी किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो जब P Q पे होगा 12 घंटे बाद और Q P पे होगा 12 घंटे बाद, क्या मून वहीं खड़ा होगा, नहीं, मून भी तो खिसक जाएगा थोड़ा, क्योंकि मून को भी तो चक्कर लगाना है। 27.5 दिन में मून को एक पूरा चक्कर लगा देना है, किसका, अर्थ का। तो मून हल्का सा खिसक जाएगा यहां से। मुनवा जो है, जो पहले यहां था, वो इस पोजीशन पे आ जाएगा 12 घंटे में लगभग, मान लो। तो जब P Q पे आ गया, Q P पे आ गया, तो क्या उसको मून दिखेगा, मामा तो धोखा देकर चला गया आगे, तो मतलब चंदा मामा। तो अब इस Q पॉइंट को, Q यहां आ गया है, Q को मून के ठीक सामने आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी, तभी उसके पास टाइड आएगा अगला। उस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को काउंट करते हैं साइंटिस्ट लोग, तो पता चलता है कि नहीं, 12 घंटे में टाइड नहीं आएगा। कुछ 12 घंटा 26 मिनट भी लेते हैं, कहीं 25 भी ले सकते हैं, एक ही बात है। 12 घंटा 25 मिनट 26 मिनट के बाद फिर से टाइड है। तो 25, 26, 25, 26 मिनट की देरी क्यों हुई, ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, क्योंकि ये खिसक गया थोड़ा सा। समझ गए मेरी बात। तो पहला आंसर क्या है इसका, सही है, देरी से आते हैं। ठीक, अब देरी से क्यों आते हैं, इस वजह से आते हैं क्योंकि मून को भी चक्कर लगाना होता है, वो आप समझ गए। दूसरा सवाल, स्प्रिंग टाइड किसको बोलते हैं। देखो स्प्रिंग टाइड में क्या कह रहा है वो, सबसे कम आयाम वाले। देखो ऐसा होता है, ज्वार की ऊंचाई, आयाम का मतलब होता है हाइट। एक तो होता है नॉर्मल टाइड, एक होता है हाई टाइड, एक होता है लो टाइड। अगर नॉर्मल जो ज्वार आते हैं, मतलब पानी की ऊंचाई नॉर्मल है, उससे अगर ऊंचे ज्वार, ऊंची लहरें उठती हैं, तो उसको हाई टाइड कहेंगे। उससे नीचे है तो लो टाइड कहेंगे। तो कहने का मतलब है, बसंत ज्वार कह रहा ना, स्प्रिंग टाइड्स, जब ऐसा होता है, देखो ये सन है, ये सन है, मान लो, थोड़ा दूसरे पेज पे कर लेते हैं। देखो होता क्या है, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक, ये क्या है, मून। और मून किसके चक्कर लगा रहा है, अर्थ के लगा रहा है। तो मून कभी यहां होगा तो कभी यहां भी तो होगा, सन के चारों, अर्थ के चारों चक्कर लगा रहा है। तो यहां को तो हम यहां नहीं दिखा सकते, इसको यहां दिखा सकते हैं। फिर इसके उधर चला जाएगा मून, यहां दिखा सकते हैं। फिर यहां ऊपर नहीं है मून, ऐसे घूम रहा है, ये अर्थ है, इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है। अब इस कंडीशन में, अगर मान लो ये कंडीशन है, सन मून अर्थ तीनों एक सीध पे हैं, सन अर्थ मून लगभग सीध पे हैं, थोड़ा सा टिल्ट होते हैं एक दूसरे के ऑर्बिट। तो सन का अट्रैक्शन फोर्स भी इधर को है, मून का अट्रैक्शन फोर्स भी इधर को है। तो दोनों के अट्रैक्शन फोर्स जब कंबाइंड हो जाएंगे तो पानी ज्यादा खींचेगा, तो पानी ज्यादा खींचेगा, तो पानी ज्यादा खींचेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, तो पानी में लहर भी क्या होगी, ज्यादा ऊपर उठेगी। तो आप कहोगे ज्वार की ऊंचाई, आयाम जो पूछा है उसने, एम्पलीट्यूड, वो ज्यादा होगा, उसको हाई टाइड कहेंगे, विच इज कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड। तो बसंत ज्वार में हमेशा ज्वार की ऊंचाई नॉर्मल से ज्यादा होगी। क्लियर हो गया। यहां क्या पूछ रहे हो, बसंत ज्वार के रूप में जाना जाता है, नॉर्मल से कम, गलत आंसर है। तो नॉर्मल से कम नहीं होता है, तो नॉर्मल से ज्यादा होता है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर इज ए। आंसर क्या होगा इसका, आंसर ए है। ठीक है, 10 का आंसर ए। पहला वाला गलत होता है, क्यों गलत होता है समझ गए आप। तो जब भी तीनों एक सीध में आएंगे तो तब टाइड की हाइट क्या होगी, ज्यादा। अगर मून यहां चला गया, अब कंडीशन क्या है, मान लो ये सन है, ये अर्थ है, तो सन तो सन ही रहेगा, और ये मून है। अब ये मून मतलब यहां चला गया, तो अब क्या होगा, अब भी स्प्रिंग टाइड आएगा, ऊंचा ज्वार आएगा। क्यों, क्योंकि सन जब इधर को खींचेगा अर्थ को, अर्थ कहेगी मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी।
तो मून भी तो उधर ही खींच रहा है, कह रहा है मून इधर ही खींचेगा, कैंसिल नहीं होंगे, दोनों हाई टाइड ही आएंगे, इधर हो चाहे इधर हो। जब भी तीनों एक सीट पे होते हैं हमेशा टाइड्स हाई टाइड आते हैं, उसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। एक पूर्णमासी और अमावस्या की कंडीशन होती है, इसको फुल मून और न्यू मून इसी को बोलते हैं, इसको न्यू मून, इसको फुल मून। और जब भी राइट एंगल्स पे होंगे, जैसे ये सन है, ये अर्थ है, और इस साइड मून है, मून अर्थ सन, मतलब ये इस कंडीशन में, तो सन अर्थ मून, ये मून है मान लो यहां, तो सन इधर को खींचेगा, अर्थ उधर को अपोजिट लगाएगी, मून उधर को खींचेगा, अर्थ इधर को खींचेगी, तो तीनों में इसके कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर नीप टाइड आएगा, इसको लघु ज्वार कहते हैं, यानी सामान्य से कम ऊंचाई वाले ज्वार तब आते हैं जब वो तीनों इस कंडीशन पे होते हैं, सन अर्थ मून या सन अर्थ मून। और तीनों ही जब स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे, चाहे मून आगे हो चाहे पीछे हो, हाई टाइड्स और नीप क्या कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स आएंगे। एक बार कमेंट करके बता दो क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी के? इतना क्लियर आ गया ना? तो 10th का पहला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला खराब है। क्या आपको ये बात सही आ गई, समझ में आ गई सभी को? है ना? ठीक है। और ये टाइट्स वाला टॉपिक पढ़ लेना घर में जाके। ये क्या कह रहा है आप? गर्ल्स विथ वाइड फ्रंट्स एंड नैरो रियर्स एक्सपीरियंसेस हाई टाइट्स। ये कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं, खाई हैं, जिनका आगे का भाग ज्यादा होता है पीछे का भाग कम होता है, जैसे मान लो ये समझ लो आप, गल्फ ऑफ खंभात जिसे कहते हैं हम, खंभात की खाड़ी में टाइट्स आते हैं ये, तो बाहर का हिस्सा कैसा है? ज्यादा, और अंदर का हिस्सा कम। तो कह रहा एस टाइप का अगर कोई गल्फ है, खाड़ी है, तो वहां पर अधिक ऊंचे ज्वार का अनुभव होता है। क्या ये बात सही है? दूसरा है, ज्वारी छिद्रों की अनुकूल परिस्थितियों में आने वाली ज्वार की लहर की ताकत तलमार की ढलान में, मतलब कौन ज्वार कितना ऊंचा होगा या कितना पावरफुल होगा, हाइट कितनी होगी समुद्र में पानी की लहर के ऊंचे उठने की, वो कई चीजों पे डिपेंड करता है कि मतलब जो उसका ढाल कैसा है, जो चैनल है जैसे कहाँ की ओर वो जा रहा है, और उसमें जो रिवर जा रही है उसमें कर रहा है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है कि ज्वार की ऊंचाई कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी। बताओ कौन सा आंसर सही लग रहा है इसमें? अच्छा तीसरा भी तो है इसमें, हाँ ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ज्वार भाटा डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, मतलब जहां ज्वार आएगा क्या वहां पर डेल्टा बनेगा या नुकसान करेगा डेल्टा के बनने में? 11वां सवाल। तो कई लोग सी आंसर लगा रहे हैं इसमें, कई लोग ए आंसर लगा रहे हैं, कौन सा होगा बताओ? गल्फ विथ वाइड फ्रंट इसको बोलते हैं, बाहर से खुला हुआ अंदर की ओर पतला, रेयर व्यूज नहीं कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो पहली बात हो ना, गल्फ बे बाइट को समझो आप। गल्फ का मतलब जैसे गल्फ, जिसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, बे ऑफ बंगाल, ये अगर इस टाइप की कोई खाड़ी है, यहां पानी घुसा हुआ है, ये ज्यादा सराउंडेड है किससे? जमीन से, तो उसको गल्फ कहते हैं। जैसे मैं जमीन हूं और मेरा ये बैग ये क्या है? पानी है, तो अगर मैं जमीन से ऐसे कर दूं तो एक गल्फ हो जाएगा, ये बीच में पानी। अगर मैं हाथ को ऐसे कर दूं तो खुला खुला है ना थोड़ा सा, ये बे हो जाएगा। अगर ऐसे कर दूंगा तो बाइट हो जाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया के नीचे जाओगे तो आप ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मिलती है आपको, ये बाइट खुला खुला है, यहाँ पर आप मैप पर देखना इस टाइप के जैसे हाथ है। बे ऑफ बंगाल को देखोगे आप, वाइड ओपन है लेकिन बे बाइट से कम है। और गल्फ को गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब ज्यादा घिरा हुआ है तो गल्फ, उससे ज्यादा खुला है तो बे, और लगभग पूरा ही खुला खुला जैसा है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, वो बाइट BIGST। तो ये कह रहा है कि जब गल्फ होते हैं तो इसमें ज्यादा ऊंचे ज्वार आते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब पानी यहां से जाएगा तो ये ज्यादा पानी में जाएगा, ज्यादा मुंह है, ज्यादा मुंह से अगर पानी कम मुंह की ओर जाएगा तो स्पेस कम होता जाएगा, तो पानी की लहर कहां उठेगी? ऊपर, है ना? कॉमन सेंस। अगर पानी इसके अंदर की ओर घुसेगा अट्रैक्शन की वजह से तो क्या होगा? पानी ज्यादा उठेगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा,
ये भी सही बात है कि वहां पे नदी का तो फ्लो नहीं हो रहा, तो नदी का फ्लो हो रहा तो और ज्यादा पानी आएगा, वो ऊपर उठा देगा उसको। ढलान कितना है इस बारे में डिपेंड करेगा कि ऊंची लहर उठेगी कि नीचे उठेगी। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा वाला, ज्वार भाटा निर्माण की प्रक्रिया में सहायता देता है। गलत बात, सहायता नहीं करता है, उल्टा नुकसान करता है। डेल्टा का मतलब क्या हुआ? डेल्टा मीन्स जैसे हम कहते हैं कि ये गंगा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पर मिट्टी का जमाव करती है और ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, मिट्टी का जितना ज्यादा जमाव होगा टुवर्ड्स द सी उतना बड़ा डेल्टा बनेगा। डेल्टा मतलब कि मैदान जो समुद्र की ओर नदियों के द्वारा अवसादों के सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बनाया गया हो। ठीक है, लेकिन जब टाइड्स आएगा तो टाइड्स में तो क्या हो रहा है, इधर से लहरें उठेंगी, तो लहरें उठेंगी फिर वापस जाएंगी, तो पानी जो मिट्टी जमा हुई है तट के पास, कोस्ट के पास, वो सब बहा के ले जाएगा। तो डेल्टा के निर्माण में सहायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है हमें। आंसर इज सी। आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। वेरी गुड, आंसर आपने बिल्कुल सही दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये नदियां हैं, ये नदी के बारे में कह रहा है कि कौन सी नदी कहां गिरती है। मैंने पहले भी बताया था आपको, ये नदी है, ये नदी किस सी में गिरती है या किस में गिरती है, ये आपको मैच करना। मैच द फॉलोइंग, फटाफट बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, सेडिमेंट्स को बहाकर ले जाएंगी। मेकोंग रिवर, मेकोंग समझते हो आप? गंगा मेकोंग। मेकोंग रिवर अगर आप वियतनाम चले जाओ, कंबोडिया चले जाओ, वहां पे ये बहती है, तो बताओ किस सी में ये पानी गिराएगी अपना? वोल्गा नदी रशिया की है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ज़ैम्बेजी आपका साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। टेम्स लंदन के किनारे है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें सही से सुमेलित है, तो कौन नहीं है। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। 12वें नंबर का सी, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है भाई? क्या बात है, ये सवाल का आंसर जो है कई लोगों ने बिल्कुल खतरनाक तरीके से सही आंसर दिया है। वेरी गुड। जैम्बेजी रिवर इंडियन ओशन में गिरती है, कोई डाउट नहीं है इसमें, सही बात है। विक्टोरिया वाटरफॉल है जैम्बेजी नदी के किनारे, वो बनाती है, किनारे नहीं सॉरी, ये तो जैम्बेजी यहां से आती है, यहां गिरती है, इंडियन ओशन, सही बात है। वोल्गा लॉन्गेस्ट ऑफ यूरोप, कैस्पियन सी में गिरती है, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक सी में नहीं गिरती, कैस्पियन सी में गिरती है। वो कई बार यहाँ पर, यहाँ तो कैस्पियन सी लिखा है, कई बार ब्लैक सी लिख देगा, ध्यान रखना, दोनों आसपास ही हैं। ये भी बिल्कुल सही है। टेम्स आयरिश सी में नहीं गिरेगी, इंग्लिश चैनल जहां पे है ये आप देखना, लंदन इसी के किनारे, तो नॉर्थ सी इंग्लिश चैनल वहां पे, तो ये गलत है। आयरिश सी उसके बगल में, तो ये गलत है। और मेकोंग अंडमान तो हमारे यहाँ आ गया, मेकोंग तो उधर जाएगी, वो सुमात्रा के ऊपर, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो आपने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, सी आंसर। वेरी गुड, दिल खुश वाली बात हो गई। तो अगला बताऊं, ये तो इजी सवाल है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? बताओ फटाफट, कौन सी नदी भूमध्य सागर को 2 बार काटती है? इक्वेटर है ना, इक्वेटर, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? हाँ ठीक है, जायरे, बिल्कुल सही आंसर है। कहां बहती है? जायरे या कांगो नदी कहते हैं इसको, इक्वेटर के पास, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, कांगो बेसिन, जायरो बेसिन, इक्वेटर में बहती है, 2 बार काटती है, ठीक हो गया। आगे बढ़े। ये भी नदी है, नदियां हैं, और ये कौन सी नदी कहां पर गिरती है आप कह सकते हो, उसके बारे में सवाल। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना है इसको, यहां पे लिखा हुआ कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो बताओ, ये मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग। लीना नदी, अमूर नदी, टिग्रिस नदी, माही नदी,
कौन सी नदी किस किस को आपस में जोड़ती है? नहीं सॉरी, कहां पे कौन सी है? टिग्रिस, दजला और फरात की नदियां, हम बोलते ना इराक में दजला और फरात की नदियां। तो मैंने कुछ हिंट भी दे दिया आपको। अच्छा ये 15वां चला गया, कोई बात नहीं, 14वां भी आ जाएगा, वो आगे खिसक गया होगा। 15 का कौन सा सवाल है? ए का 2, ठीक है। टिग्रिस मैंने कहा ना आपसे, टिग्रिस दजला और फरात की नदियां इराक में, तो पर्सिया, पर्शियन गल्फ, आप मैप में जरूर देखना इसको। माही नदी ये हमारे यहां बहती, माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अरेबियन सी। अमूर नदी, अमूर को देखना आप, चाइना और रशिया की बाउंड्री बनाती है बीच में अमूर नदी, तो पैसिफिक ओशन में बहेगी, जापान से जस्ट नॉर्थ में। और लीना आर्कटिक ओशन, ये साइबेरिया में बहती है लीना नदी, ये नॉर्थ पोल की ओर आपको जाएगी आर्कटिक ओशन में, मतलब लीना नदी ऐसे नॉर्थ की ओर जाएगी। अमूर आपका चाइना और रशिया के बीच में बाउंड्री भी बनाती है, पैसिफिक में गिरेगी। इराक यहाँ पे पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ पर्शिया, फारस की खाड़ी बहेगी। और माही तो आपको पता ही है, गुजरात वाला हिस्सा, ठीक है। तो आंसर आप लगा देना जो भी है, क्या होगा इसका? सी का 1, बी का 4, ए का 2, आंसर ए, ठीक है ना। तो सही आंसर लगाया आप लोगों ने, अच्छी बात है। अच्छा हाँ, ये है 14वां सवाल, ये हमारा स्किप हो गया था। काला सागर में कौन सी नदी गिरती है? कौन सी जोड़ी, मतलब ये बताओ, क्या ये दोनों नदियां काले सागर में गिरती हैं कि दोनों गिरती हैं, कि कौन कौन सी नदियां काला सागर में गिरती हैं, ये सवाल है। ये तो बहुत इजी है, इसका आंसर तो सभी आप दे दो। अच्छा, अमूर यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, 22 को जो हुआ था, अच्छा पूछा गया था, गुड। तो एग्जाम भी देते रहा करो आप लोग, अच्छी बात है, पुराने क्वेश्चन पेपर को भी देखा करो। ये अयान जो है ये सही करा लड़का, ठीक है, पुराने सवाल जवाब देखने जरूरी है। अब ये तो बहुत इजी है, मैंने क्या बोला आपको, वोल्गा जो है वो काला सागर में नहीं गिरती है, वो कैस्पियन सी में गिरती है। हो गया, तो काला सागर में जहां जहां वोल्गा होगा वहां वहां वो नहीं होगा, तो डैन्यूब और ये, तो आंसर क्या होगा इसका? सी, आंसर इज सी। हे भगवान, ऐसा आंसर कहां से आ गया? ए आंसर कैसे आ जाएगा इसका? मैं ही खुद बेहोश हो गया हूं आप लोगों के आंसर के, सबका ए आंसर आ रहा है। वोल्गा नदी जब कहां गिरती है? कैस्पियन सी में गिरती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ब्लैक सी में नहीं गिरती है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल है। एटलस में भी देखोगे तो आपको लगेगा कि ब्लैक सी में गिरती है, नहीं, कैस्पियन सी में गिरती है। अभी थोड़ी देर पहले तो सही किया था हमने कि कैस्पियन सी में वोल्गा गिरती है। तो कह रहा है कि कौन सा पेयर है जो ब्लैक सी में गिरता है, तो जहां जहां वोल्गा होगा वो पेयर कैसे हो सकता है सही? तो ये तो गलत हो जाएगा ना ये, तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। तो आप लोगों ने ए आंसर कैसे दे दिया इसका? अनर्थ हो गया ये, कोई बात नहीं, चलो मानवी भूलें हो जाती कभी कभी। ये सवाल आएगा, ध्यान देना, ये आपका होमवर्क है कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी को आराम से देखो आप, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन कहां आता है। आगे बढ़ेंगे, ये तो कर लिया था हमने 15वां सवाल। 16वां सवाल कौन सा जोड़ा या जोड़ी, नहीं जोड़ा ही है, जोड़ी नहीं है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कह रहा कि ये कौन सा देश में कौन सी रिवर बहती है, थोड़ा सा अंदाजा लगाना है आपको, बहुत क्लोज है कुछ कुछ मामलों में। कौन सा मैच नहीं करेगा? नीपर नदी यूक्रेन में बहती है, अंदाजा लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सी के आसपास जो रिवर्स है उनको देखिए, उनके कंट्रीज को देखिए यूरोप में, यहां से क्वेश्चन फंसते हैं कई बार। तो कई बार ऐसे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, बताओ फिर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? नीपर नदी यूरोप, पो नदी तो इटली में बहती है, इटली की गंगा कहते हैं इसको, पो नदी को क्या बोलते हैं? इटली की गंगा कहते हैं, आंसर सही है।
राइन नदी, राइन, इसको हम कोल रिवर भी कहते हैं। कोल रिवर मतलब कोयला ढोने वाली नदी। वहां पर राइन नदी क्या है ना, बहुत अच्छी नेविगेबल है ये। यहाँ पर मतलब जो कोयला है, बाकी जो मटेरियल्स है, उसको नदी पे रख के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। चीप एंड बेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं सस्ता साधन है। तो कोयला ढोने वाली नदी या कोल रिवर कहा जाता है राइन को जर्मनी में। ठीक है, तो राइन रूर कोयला के लिए फेमस है, काफी अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है। और पो को कहा जाता है गंगा ऑफ इटली। तो दोनों तो क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। नीपर को अगर आप देखोगे तो इसकी लोकेशन आपको ब्लैक सी में गिरने से पहले यूक्रेन में दिखाई देगी, ये भी सही है। तो मैच कौन नहीं कर रहा है, रोन वैली स्पेन में नहीं है। तो रोन वैली को अगर आप देखोगे तो आपको मेडिटेरियन में गिरेगी, फ्रांस फ्रांस के आसपास मिलेगी। तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। आंसर इज डी। ठीक है, तो आप एटलस में देखना, इसको थोड़ा सा है, ये मैप होता ना, ये ऐसे जब आप देखते हो, सॉरी, जब यूरोप का मैप आप बनाते हो ऐसे बनता है। ये बे ऑफ बिस्के होता है, यहां पर हल्का सा पोर्टुगल है, ये स्पेन होता है, और यहीं से भी फ्रांस स्टार्ट हो जाता है, ये फ्रांस। तो ये बीच में माउंटेन आएगा इसके, ये हल्का सा मेडिटेरियन सी है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बर्ड फूड डेल्टा, यानी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा कौन नदी बनाती है, मतलब ये एक बड़ा बड़ा होगा और ये ऐसे ऐसे, इस टाइप का डेल्टा कौन नदी बनाती है, ये बर्ड फूड डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। इसका एक ही एग्जाम्पल है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बताओ। बर्ड फूड डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, चिड़िया वाला। इसका आंसर कहीं पढ़ा है आपने, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो और अच्छी बात है, गुड। ये आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही है, मिसिसिपी रिवर, वेरी गुड। जैसे गंगा रिवर है ना, गंगा है, नाइल रिवर है, ये सब कैसे बनाते हैं, चापाकार डेल्टा कहते हैं इसको, चाप के आकार का, आर्क टाइप का, आर्क्वेट डेल्टा। बाकी ये जो मिसिसिपी रिवर है यही मेन है जो बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। मतलब इसमें बीच वाली जो ब्रांच होती नदी की धारा वो बहुत तेज होती है, बहुत महीन महीन कण होते हैं, बहुत दूर तक समुद्र में चले जाते हैं। तो काफी दूर तक, एक बीच वाली उंगली जैसे हमारी लंबी होती है ना, ये वो पक्षियों की तो और भी लंबी होती है, तो काफी लंबी तक पहुंच जाती है, इसीलिए इसको बर्ड फूड डेल्टा कहते हैं। तो ये आपको डेल्टा वाले टॉपिक में हम बताएंगे इंडियन ज्योग्राफी में। फिलहाल आप ध्यान रखना, बर्ड का मतलब मिसिसिपी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सवाल सही था आपका। ये है आपका मैच द फॉलोइंग। ये मैच करना है आपको कि कौन सा चीज कहां पे मैप मैप कर रहा है। राजधानियां हैं ये कहीं कहीं की, या किस किस देश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, इस टाइप का आपका सवाल है। कौन सा आंसर होगा, 18 का डी। हाँ सही है, खाली इसको पढ़ लो आप, एसुंसियन, डेन्यूब, वियना, बहुत ही फेमस है, अरेबिक टाइप का नाम, बसरा, नाइजर, नियामी। आंसर इज डी। ठीक है भाई, तो अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। आगे बढ़ा जाए, इसको आप नोट भी कर लेना, और ये जो जो पूछा जा रहा है इसको आप साइड में नोट करके इसको देखना एटस में जाके आज है। नदी और शहर बताओ फिर, इसको भी मैच करना है आपको। खार्तूम, सूडान की कैपिटल है खार्तूम। ब्राजीविली, रोटरडम, पेरिस। तो बताओ फिर, पेरिस किसके किनारे है, रोटरडम किसके किनारे है, ब्राजीविली ये साउथ सॉरी अफ्रीका में एक कंट्री है, एक जगह है, वहां पे कौन सा होगा। इजी सवाल है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा आपका। 19 सवाल, 19वां सवाल है। नाइनटीन्थ का सवाल कौन सा होगा, ब्लू नील व्हाइट नील। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल किस जगह पे मिलती हैं, खार्तूम में मिलती है, स्वीडन सॉरी सूडान की कैपिटल है। ठीक है, खार्तूम में मिलती है ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल। क्लियर, क्लियर हो गया। रोटरडम यूरोप पोर्ट भी कहा जाता है, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह यूरोप पोर्ट, और अंदर से वहां पर काफी सारा माल राइन नदी के द्वारा
वहां तक पहुंचाया जाता है। मैंने कहा था ना कि वर्ल्ड की फेमस नेविगेबल जो रिवर्स हैं जहां से नौवहन किया जाता है, उसमें राइन है, सेंट लॉरेंस है, वोल्गा है, ये सब है। तो राइन की जगह क्या आ गया आप, रोटरडम। ठीक। पेरिस फैशन की नगरी, सीन नदी के किनारे है। और ब्रेजिबिली जो बच गया वो जायरे है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, खार्तूम। ए का 2, बहुत इजी है, एक ही में बन गया ये तो। ये सवाल एक ही में, इसमें एलिमिनेशन की पावर आप रखिए। हालांकि यूपीएससी में इतना इजी नहीं आता, कई बार आ भी जाता है, लेकिन पीसीएस में कई बार ये सवाल बहुत इजी आ जाते हैं, तो वहां के लिए आपका अच्छा है। ठीक है, गुड, अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। 20, कौन करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? कौन करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, ये आंसर है आपका। ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था, अगर आपको याद हो। अरे थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था इसको, फिर भूल गए इतनी जल्दी। कोई बात नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं आपसे क्या किया करो, नोट डाउन किया करो। वियना डैन्यूब नदी के किनारे है, वोल्गा के किनारे नहीं। वोल्गा ऐसे नॉर्थ टू साउथ आती है और कैस्पियन सी में गिर जाती है। अब जबकि वियना, ऑस्ट्रिया, ये सब कहाँ है, वेस्टर्न पार्ट में है इसके, तो वो इधर से ऐसे आएगी, तो डैन्यूब के किनारे मिलेगा वो। ठीक है, बाकी सब सही। न्यूयॉर्क, हडसन, काहिरा, नील, काहिरा या कैरो, ये मिस्र इजिप्ट की कैपिटल है। बॉन अपना जर्मनी में मिलेगा आपको, राइन। ठीक है, डी आंसर सही है, वेरी गुड। हैम्बर्ग, बेलग्रेड, कीव, लाहौर, कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है? सवाल खतरनाक है, क्या कहना चाह रहा है कवि, सवाल खतरनाक है। 21 का आप लोगों ने लगाया लाहौर, सतलज, ये सही बात है क्या? नहीं, हैम्बर्ग जो है वो एल्व के किनारे। लाहौर को अगर आप देखोगे तो लाहौर रावी के किनारे मिलेगा आपको। मैं गड्डी लेके आया लाहौर, सतलज नदी जब आप मैप बनाते हो ना, मैप में अगर आप देखोगे तो जैसे इंडिया है, तो ये अपना, ये तो है आपकी कौन सी, झेलम। ये तो इंडस तो यहाँ से ऐसे चले जाती है, झेलम के नीचे चनाब, चनाब के नीचे रावी। तो रावी आपको यहाँ पे आपको लाहौर मिलेगा, अमृतसर के बगल में। ठीक है, सतलज थोड़ा सा डाउन में हो जाता है, तो मैच नहीं कर रहा है। आंसर इज ए। ठीक है, लाहौर रावी के किनारे, कीव नीपर के किनारे। आगे बढ़े, बेलग्रेड तो हो ही नहीं सकता, वो तो फिर उसके किनारे था ना, वो सीन के किनारे तो पेरिस था। आखिरी सवाल है शायद आज का ये। अच्छा, इसके बाद और भी है ना, एक ही है, 22वां सवाल। तो बताओ फिर, कौन किस किस नदी के किनारे? बैंकॉक, नोमपेन, हनोई, यंगून। 22 का ए। हाँ ठीक है, ये आंसर आपने सही लगा। देखो, यंगून हमारे बगल में ना, यंगून, यंगून वो म्यांमार, इरावदी। ठीक है, और हनोई ये वियतनाम की कैपिटल है, रेड रिवर। ठीक, बैंकॉक थाईलैंड में जाते हो, थाईलैंड, थायो, थाई, फाई, चायो फ्राया, ऐसे याद कर सकते हो। मीनाम उसका दूसरा नाम है। नोमपेन, मीकोंग, कंबोडिया वाला। ठीक है, तो आंसर इज, इसको मैच कर लेना, ए ही होगा जहां तक है। नेक्स्ट, आखिरी सवाल ये है आपका, अब कौन से शहर किस नदी पे किनारे हैं ये, तो बताओ इसमें, ये तो आ जाना चाहिए अभी आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था ये। लंदन, एंटवर्प, हीरे की कटिंग की जाती है यहाँ पे, रॉटरडम, सारा पता है आपको। आंसर इज, मानवीय भूल कौन कौन से लोग करते हैं आज मैं ये देखना चाह रहा हूं। इसमें भी किसी ने ए लगा रखा है, किसी ने डी लगा रखा है, बताओ, यहां भी कुछ कंफ्यूजन है। डी वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं, कई लोगों में भटकाव है, वो कह रहे हैं कभी ए में, कभी डी में, कभी बी में। हे भगवान, ए का 3, 3 तो सभी में है इसमें। रोटरडम किसके किनारे था? सी का 1। ए वाले जो हैं वो किस मुंह से ए कह रहे हैं, तो बताओ मुझे।
वो आज खाना ना खाएं। अभी अभी क्या बताया था मैंने आपको, रोटरडम राइन नदी, रोटरडम यूरोपोर्ट, राइन नदी जर्मनी से आती है, बहुत सारा सामान यहाँ पे ले जाती है। हैम्बर्ग डी का 4, अभी अभी हमने पढ़ा था, अभी अभी हैम्बर्ग डी का 4 हमने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, ये देखो कहां चला गया, इसको सही माना है हमने। अब एक दो सवाल के बाद हम इसको गलत कर दें, मतलब जिसने भी ए आंसर लगाया वो खाना नहीं खाएगा आज, ठीक है। ए का 3 और ये, तो आंसर क्या होगा इसका, डी का 4, ए का 3, डी का 4, ए का 3, बी का 2, सी का 1, आंसर इज डी, ठीक है। तो ये आपने आज बहुत सारे सवाल कर दिए, बेहोश भी हो चुके होंगे आप लोग अब। तो कल हम फिर मिलते हैं ठीक 10:30 बजे, ठीक है ना। तो 10:30 बजे आप तैयार रहें, एक आध मिनट ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, वो चलता है, लेकिन आपका मतलब ये है कि नहाना धोना खाना पीना लगभग 10:15 तक क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद हम बैठेंगे और नए सवाल करेंगे। और ये आपको ऐसे ही ये काफ़ी चीज़ें पूरी हो जाएगी आपको। तो आपका खास काम क्या है, आज से एटलस आपके सामने होनी चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके सामने हो जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी जहाँ से भी जैसे भी पढ़ी हो आपने, तो उसको फिर से पढ़ना है। तो 1 घंटा आप यहाँ पढ़ेंगे, 1 सवा घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद 1 आध घंटा अगर आपने खुद से पढ़ा तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू।